नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज की कक्षा को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा होगा, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशित सहभागिता, इसके फोल्डिंग जिसे पाड़ या ढांचा कहा जाता है, या आसन्न विकास क्षेत्र, या अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो क्या कहते हैं हम उसे? जब किसी बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन हो और उससे अधिक कुशल या उससे कोई बड़ा व्यक्ति क्या करे, उसे सहायता करे, उसे क्या कहते हैं हम? इसका फोल्डिंग कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं। इसका फोल्डिंग का मतलब ही होता है सहारा देना, जिसे हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। यह जो इसका फोल्डिंग है, यह टेम्परेरी होता है। ये क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई होने का मतलब यह है कि एक समय के बाद इसे हटा लिया जाता है। अब यह डिपेंड करता है बालक के ऊपर कि उसे कितने समय तक इसके फोल्डिंग की आवश्यकता है या फिर नहीं। तो क्या होता है? अस्थाई होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, या व्यक्तिगत वार्ता, या भ्रांत वार्ता। तो हम सभी जानते हैं कि वाइगोत्स्की जो मौखिक संवाद, स्वयं से मौखिक संवाद होता है, उसे वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता बोला है। क्या कहा है? व्यक्तिगत वार्ता। और वहीं पर पियाजे साहब की बात करें तो इसी को मौखिक संवाद जो बालक स्वयं से करता है, इसी को पियाजे साहब ने अहम केंद्रिता कहा है, अहम केंद्रित वार्ता कहा हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? मीडिया है, परिवार है, या विद्यालय है, या सरकार है? तो आप सभी जानते हैं प्राथमिक समाजीकरण का मतलब जहां पर बालक का सबसे पहला समाजीकरण होता है, वही बालक का प्राथमिक समाजीकरण होता है। तो सबसे पहले बालक का समाजीकरण कहाँ होगा? परिवार में होगा। कहाँ होगा? परिवार में होगा। उसके बाद ना मीडिया, विद्यालय और सरकार होगा। तो ये प्राथमिक है, बाकी द्वितीयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? बच्चे के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, या मध्य एजेंसी है, या द्वितीयक एजेंसी है, या द्वितीयक एजेंसी है? तो अभी हमने देखा परिवार और पास पड़ोस ये सब क्या है? प्राथमिक एजेंसी है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, प्राथमिक। क्या है? प्राथमिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है, या विकास केवल अनुवांशिकी का परिणाम है, या विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, या विकास सतत प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। बालक और बालिकाओं में एक समान नहीं होगी, या फिर दो बालकों या दो बालिकाओं में भी एक समान नहीं होगी, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सिद्धांत है वह कहता है कि दो अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास की गति है वह अलग अलग होगी। और दूसरा है आपका ऑप्शन बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। बिल्कुल सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। केवल विकास अनुवांशिकी का परिणाम है। केवल विकास अनुवांशिकी का परिणाम नहीं है, वातावरण का भी होता है। वातावरण का भी होता है। वातावरण और अनुवांशिकता के अंतःक्रिया से होता है। और विकास सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया नहीं, सतत प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है, इस प्रकार की प्रगति है सेफेलोकॉर्डल प्रगति, या प्रॉक्सिमोडिस्टल, या व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही, या अनियमित प्रगति। तो बालक पहले हथेली का प्रयोग कर रहा है, उसके बाद उंगलियों का कर रहा है, अर्थात बालक निकट दूर विकास का जो सिद्धांत है उस पर कार्य कर रहा है, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति कहते हैं, निकट दूर का सिद्धांत। इसमें पहले सेंटर से आउटर की तरफ जो विकास की दिशा होती है
होती है। पहले सेंटर में विकसित होगा जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसके बाद हाथ, जो उसकी हथेली हाथ है, बाजू जो बाहें हैं उसके बाद हथेली, फिर उंगली। प्रोक्सिमो डिस्टल, निकट दूर का सिद्धांत। सेफलोकॉर्डल में क्या होता है? सेफलोकॉर्डल में सबसे पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद फिर धड़ का, उसके बाद फिर उसका। तो सिर से पैर की तरफ विकास की जो दिशा होती है उसे सेफलोकॉर्डल कहते हैं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, यह परिभाषा दी है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। किसने दी है? मुरे ने, क्रो ने, जेबी वॉटसन ने या एडलर ने? तो आप सभी जानते हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है क्रो एवं क्रो। क्यों कहा है इसे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में बच्चों पर अधिकतम शोध एवं अनुसंधान किया गया। इस वजह से क्रो साहब क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा या सहयोग की नैतिक या नैतिक यथार्थवाद या नैतिक यथार्थवाद। तो सही और गलत प्रश्न के बारे में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसे हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया नैतिक तर्कणा। लेकिन जो सही और गलत के बीच की जो सिचुएशन बन रही है कि सही और गलत के बीच में जो आप निर्णय ले रहे हैं, वो जो स्थिति है उस स्थिति को कहते हैं नैतिक दुविधा। उसे क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहते हैं। यह कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके तहत हम इसे पढ़ते हैं, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती, या सिर से पैर या पांव से सिर की ओर, या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। हम सभी जानते हैं सेफेलोकॉर्डल का जो विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सिर से पांव की ओर। अगला प्रश्न है, दृश्य रूप से बाधित, दृष्टि बाधित जो बालक हैं, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, या कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों को प्रयोग करना, या स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। दृष्टि रूप से बाधित जो बालक हैं, दृष्टि रूप से जो बाधित बालक हैं, उनके सामने स्पष्ट रूप से बोलिए तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग कीजिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाह्य अप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अप्रेरणा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। जब प्रत्येक कार्य के लिए हमें अंक दिया जाएगा तो यह बाह्य अप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। अपना गृह कार्य इसलिए पूरा कर रहा है क्योंकि उसे अंक मिल रहा है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है, इसका इसमें इंटरेस्ट है इसलिए उसे गृह कार्य करने में आनंद आ रहा है। तो यह इंटरनल है, आंतरिक है, आंतरिक अप्रेरणा है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, यह भी आंतरिक अप्रेरणा है। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, यह भी आंतरिक अप्रेरणा है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है कि जब मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है कुछ न सीखना, सीखने में बाधा, या बाएं हाथ से सीखना, या गलत कौशल सीखना, या गलत कौशल सीखना। तो ऋणात्मक सीखने का जो स्थानांतरण है इसमें होता क्या है कि सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। जब पहले सीखा हुआ कोई
ज्ञान और वर्तमान में सीख रहे कोई ज्ञान में बाधा उत्पन्न हो तो उसे हम ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। तो सीखने में बाधा उत्पन्न होगा तो उसे ऋणात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। वहीं पर अगर सीखने में न तो बाधा उत्पन्न हो और न ही सहायता मिले, न तो बाधा उत्पन्न हो और न ही सहायता मिले तो उसे शून्य अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। उसे शून्य अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अगर वहीं पर सीखने में सहायता उत्पन्न हो रही है, सीखने में सहायता मिल रही है तो उसे सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। उसे सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। वह ग्रस्त है किससे? शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सीमिया या डिसलेक्सिया या डिस्मोर्फिया तो हम सभी जानते हैं कि पठन संबंधित जो विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यह पठन संबंधित सा को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, अंतर नहीं कर सकता बालक, तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? यह किस पर आधारित हो सकता है? थॉर्नडाइक, वाटसन या अल्बर्ट बंडूरा? तो हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने बोबो डॉल पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बोबो डॉल जब एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि बालक में जो व्यवहार है वह वातावरण के फलस्वरूप विकसित होते हैं। बालक में जो व्यवहार है वह वातावरण के फलस्वरूप, तो जैसा बालक को दिखाएंगे, जैसा वातावरण देंगे, वैसा ही बालक में व्यवहार विकसित होगा। तो फिल्मों में अगर हिंसात्मक व्यवहार दिखाएंगे तो बालक हिंसात्मक व्यवहार को सीखेगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ। क्यों जा रहा हूँ भाई? क्योंकि मेरा उस टेलीफोन के पास जो खूंटी है वहां पर चाबी रखने से क्या हो गया है? अनुबंधन हो गया है। अनुबंधन हो गया है तो बार बार वहीं जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव को पढ़ते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह इंगित करता है? सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या एक प्रतिक्रिया का नियम। तो सफलता मिलने पर संतोष और असफलता मिलने पर असंतोष, यह प्रभाव का नियम है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, प्रभाव का नियम है ना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक अपने अध्ययनकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इसमें सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। किसका विकास करता है? सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त और भी क्या कार्य करता है अगर उन्हें सामूहिक रूप से सम्मिलित किया जाए? तो संघर्ष, समाजीकरण या मूल्य द्वंद या दुश्चिंता। अगर बालक को ग्रुप में हम सिखा रहे हैं तो सीखेगा भी और सीखने के साथ साथ उसका समाजीकरण भी होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, समाजीकरण। सुगम बनाने के अतिरिक्त यह समाजीकरण का विकास करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत, किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो हर दो बालक में जो सीखने की दिशा होती है
वह व्यक्तिक विभिन्नता की वजह से उनके सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। जो सीखने की गति होती है अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनका वातावरण और वंशानुक्रम अलग अलग है, इसलिए उनके सीखने की जो गति है वो अलग अलग है। हर बालक अपने आप में विशिष्ट है। किसी के सीखने की जो स्पीड है अधिक है, किसी की कम है, तो व्यक्तिक विभिन्नता की वजह से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं? कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं? तो हम सभी जानते हैं कि रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कार्डों की जो कुल संख्या है, कुल संख्या कितना है? 10 कार्ड है। कुल कुल कितने कार्ड? 10 कार्ड। इस 10 कार्ड में 5 कार्ड हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट है, और 5 कार्ड हैं वह रंगीन है। क्या है? रंगीन है, कलर है। इन 5 कार्डों में जो 2 कार्ड है, जो 2 कार्ड है, यह 2 कार्ड सफेद प्लस लाल और काला, ये 3 रंग इस पर हैं। वहीं जो 3 कार्ड है, इन 3 कार्डों पर विभिन्न रंग हैं, विभिन्न रंगों के स्याही के धब्बे हैं इस पर। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं? तो 3 कार्डों पर विभिन्न रंग हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 3 कार्डों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 3 कार्ड। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? हिप्पोक्रेटस ने, स्किनर ने, क्रैचमर ने, या आल्पोर्ट ने, या आल्पोर्ट ने। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक संरचना के आधार पर क्रैचमर और सेल्डन, यह 2 मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया हुआ है। क्रैचमर और सेल्डन में क्या अंतर है? अगर देखें हम, क्रैचमर और सेल्डन दोनों का जो सिद्धांत है वह लगभग मिलता जुलता है। इन्होंने, क्रैचमर ने जो वर्गीकरण किया है उसमें पहला है इनका गोलकाय, गोलकाय जिसे हम पिकनिक प्रकार कहते हैं, पिकनिक। दूसरा है सुडोलकाय, सुडोलकाय जिसे हम एथलेटिक कहते हैं, जिसे हम एथलेटिक कहते हैं। तीसरा है लंबकाय, लंबकाय जिसे हम एस्थेनिक कहते हैं। वहीं पर सेल्डन की बात करें तो सेल्डन ने भी 3 प्रकार के बताया, ये भी 3 प्रकार के बताए। सेल्डन का जो है, पहला है गोलाकार, पहला है गोलाकार, दूसरा है आयताकार, आयताकार, और तीसरा है लंबाकार, लंबाकार। इसे हम एंडोमॉर्फिक कहते हैं, इसे मीजोमॉर्फिक, और इसे एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। तो शारीरिक संरचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है क्रैचमर ने किया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं। प्रतिभाशालिता के क्या कारण हो सकते हैं? एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या सफल माता पिता। तो प्रतिभाशालिता के जो कारण हो सकते हैं वह आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से होते हैं। बालक में, बालक में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है, सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए। मतलब नैतिकता नहीं है उसमें, अनैतिकता। परा अहम, अहम तथा परा अहम दोनों, इदम या अहम। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 कारक बताए। क्या क्या? एक तो इद बताया, एक ईगो बताया, और एक सुपर ईगो बताया, एक सुपर ईगो, एक सुपर ईगो। 3 कारक बताएं। जो इद होता है
यह इसमें क्या होता है कि इसमें राक्षसी प्रवृत्ति होती है, इसमें राक्षसी प्रवृत्ति होती है, और इसमें मानवीय प्रवृत्ति, ईगो में मानवीय प्रवृत्ति, और इसमें किस कौन सी प्रवृत्ति, देवत्व की प्रवृत्ति। ईद का क्या काम है कि यह आपकी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है, चाहे वह सही हो या गलत हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए क्या करता है, ईद कार्य करता है। वहीं ईगो क्या करता है, इसे ईद और सुपर ईगो को बैलेंस करके रखता है, क्या सही है क्या गलत है उन दोनों के बीच में फर्क करता है। यह ईद जो होता है यह आनंद के सिद्धांत पर काम करता है, और यह वास्तविकता के सिद्धांत पर, और वहीं सुपर ईगो यह जो होता है नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन मूलभूत तीव्र इच्छाओं के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है, तो ईद होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ईद। इसे किसी भी नियम या नैतिकता से लेना देना नहीं होता है, सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपको आनंद प्रदान करना चाहता है। और ईद को ही हम जानते हैं कि ईद को अचेतन मन का राजा कहते हैं, अचेतन मन का राजा कहते हैं, क्योंकि जितनी भी दमित इच्छाएं होती हैं वह सभी कहाँ होती हैं, अचेतन मन में होती हैं। अगर कोई अनैतिक इच्छा आप में जागृत हो रही है लेकिन वह सामाजिक रूप से सही नहीं है, तो आप उसे नहीं करेंगे, उसे दमित कर देंगे, और दमित करेंगे तो कहाँ जाएगा, अचेतन मन में जाएगा, अचेतन मन में जाएगा। और आप में जो अनैतिक इच्छा उत्पन्न हुई वो किसकी वजह से हुई, ईद की वजह से हुई। इसलिए अचेतन मन का राजा कौन है, ईद है, अचेतन मन का राजा ईद है। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह किसकी वजह से होता है, अचेतन मन की वजह से। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, या जो भी व्यक्ति जैसा भी है, वह अचेतन मन की वजह से होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ईदम। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है, मानव व्यवहार का संचालन होता है चेतन मन द्वारा, अचेतन मन द्वारा, या उपचेतन मन द्वारा, या वातावरण द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि मानव जो व्यवहार करता है वह किसकी वजह से करता है, जो मानव व्यवहार करता है उसका संचालन किसकी वजह से होता है, तो अचेतन मन के द्वारा उसका संचालन होता है। अचेतन मन में न जाने कितनी इच्छाएं दमित हैं, हम जानते तक नहीं इतनी इच्छाएं दमित है उसमें। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो व्यवहार कर रहे हैं, वह सभी किसकी वजह से कर रहे हैं, अचेतन मन की वजह से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। सभी जानते हैं इदम है, और सभी जो इच्छाओं की जो पूर्ति नहीं होती है वो कहाँ पर है, अचेतन मन में है। तो अचेतन मन या इदम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, इदम। अगला प्रश्न है, बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तापित किए गए हैं, क्या किए गए हैं, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, या पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या वयस्कों के स्थान पर बालकों को, या वयस्कों के स्थान पर बालकों को। तो जो बालक प्रसंगात्मक बोध है, जिसे हम चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, या हम इसे CAT भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CAT, CAT, चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट। इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं वह है लियोपोल्ड बैलाक, लियोपोल्ड बैलाक साहब हैं। इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। इन कार्डों पर जिन पर जानवर के चित्र बने होते हैं, इन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, और बालकों को दिखाकर कथानक पूछा जाता है, जिससे क्या पता चलता है हमें, उनके बारे में रुचि, समस्या या व्यवहार को जान पाते हैं हम, उनके बालकों की रुचि, समस्या और व्यवहार को हम जान पाते हैं। किसका चित्र है इस पर बना हुआ, तो जानवरों का चित्र बना हुआ है इन 10 कार्डों पर। प्रवर्तक कौन है, लियोपोल्ड बैलाक है। किसका चित्र बना हुआ है, लोगों के स्थान पर जानवरों का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा
उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये, इसका प्रतिपादन किया गया था 1983 में। 1983 में इनकी एक बुक थी जिसका नाम है फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड 1983 में इसे भी प्रकाशित करते हैं, और इसमें बुद्धि के 7 प्रकार को बताया इन्होंने। बुद्धि के 7 प्रकार को बताया और कहा कि सभी बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है। सभी बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब यह है कि अगर किसी एक बुद्धि पर आघात होता है तो उसका किसी दूसरे बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका किसी दूसरी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका जो सपोर्ट आर्गुमेंट है, सपोर्ट आर्गुमेंट, वह है एक्सीडेंटल केस। एक्सीडेंटल केस इन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से अगर चोट लगती है, उसके मस्तिष्क में जो बुद्धियां हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है भाषाई बुद्धि और यहाँ पर है गणितीय बुद्धि, यहाँ पर है स्थानिक बुद्धि, है ना। ऐसे ऐसे करके सब बुद्धियां अलग अलग स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क में है। अगर यहाँ पर उसको आघात होता है भाषाई बुद्धि पर, तो उसकी जो गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, या फिर और भी जो अन्य प्रकार की बुद्धियां हैं, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर भाषाई बुद्धि पर आघात हुआ तो गणितीय बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इनका जो सपोर्ट आर्ग्यूमेंट है ये, इसका हार्वर्ड गार्डनर साहब का। बाद में 1998 में इन्होंने 8वें प्रकार की बुद्धि बताई। इन्होंने 8वें बुद्धि के प्रकार से इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या था? प्रकृतिवादी बुद्धि। फिर 2000 में इन्होंने पुनः एक प्रकार की बुद्धि को बताया, जो कि 9वां प्रकार था और उसका नाम था अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि। तो वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि को इन्होंने बताया हुआ है। तो बुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने नहीं सुझाया है, तो व्यवहारिक कौशल को नहीं सुझाया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। गणितीय कौशल, संगीतात्मक कौशल, अंतर्व्यक्तिक कौशल, अंतराव्यक्तिक कौशल, भाषाई कौशल, स्थानिक कौशल, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि इनकी श्रेणी में आते हैं, बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। व्यवहारिक कौशल नहीं आता है। अगला प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभावों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझकर उन्हें विभेदन करने की योग्यता कहलाती है। संगीतात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या तार्किक गणितीय बुद्धि। जो दूसरों की मनोदशा को समझने की बुद्धि होती है उसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। वहीं पर जो स्वयं की मनोदशा, स्वभावों और प्रेरणाओं को समझने की जो बुद्धि होती है उसे अंतरावैयक्तिक कहते हैं। स्वयं की मनोदशा को समझने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरों की मनोदशा और स्वभावों को समझने की बुद्धि है। अगला प्रश्न है, शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शैल्य चिकित्सक, वाचक, कवि या राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले बच्चे जो होते हैं वो शैल्य चिकित्सक बनते हैं। वह शैल्य चिकित्सक जो सर्जन होते हैं। वाचक, कवि, राजनेता ये सब भाषाई बुद्धि वाले बालक हैं, जो वाचक बनेंगे, कवि बनेंगे, राजनेता बनेंगे, है ना। जो शारीरिक गति की बुद्धि वाले होते हैं चिकित्सक बनते हैं, शैल्य चिकित्सक बनते हैं, डांसर बनते हैं, है ना, पायलट बनते हैं, है ना। शारीरिक बुद्धि कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है,
वह किस श्रेणी में आएगा? एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो हम सभी जानते हैं कि IQ का जो फार्मूला है MA बटा के CA गुणे 100, MA बटा के CA गुणे 100। इसमें IQ निकालेंगे, MA मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है, वास्तविक आयु बालक की 12 वर्ष है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, हल करेंगे इसे हम तो 4 तिया 12, 4 25 हम 100, तो 250 बटा के 3 कट करेंगे तो 83.33 के आसपास आएगा, 83.33 आएगा। तो यह जो 83 IQ वाला बालक है यह मंद बुद्धि का बालक है, क्योंकि 90 से 110 IQ वाले बालक क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो 90 से कम है तो मंद बुद्धि का बालक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, यह मंद बुद्धि की श्रेणी में आएगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।